नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी चल रही हैं। आज से हिस्ट्री का एक लेक्चर आपने सुना, जीव विज्ञान पर भी लेक्चर्स आना शुरू हो चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट आधार आईसीएस की ओर से। वो चैनल्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सारे वीडियोस देखने होंगे अगर आपको सफलता चाहिए तो, वरना कुंभ का मेला है, हर साल आता ही है। 7 साल में थोड़ी आएगा, 12 साल में कुंभ के मेले के बाद अगले साल फिर वैकेंसीज है। इस बार नहीं तो अगली बार कोई और कोचिंग सही, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन समय निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स आपको रेगुलरली देखने हैं। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने भूकंप की चर्चा की थी, उससे पहले आपको महाद्वीपीय नितल या प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया था। प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने अपर मैंटल रिवाइज किया होगा, उम्मीद करते हैं आपने। अपर मैंटल में एस्थेनोस्फेयर के बारे में बताया था, जहां पर पदार्थ अर्धगलित अवस्था में रहता है। फिर उसके बाद प्लेटों की क्रियाविधि भी आपको बताई गई थी, वो भी सब आपको याद होगी। तो भूकंप आपने देखा, अब बात होगी किसकी? ज्वालामुखी की। तो आज हेडिंग बनाएंगे आप ज्वालामुखी। आज का हेडिंग आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि जब प्लेटें पिघलती हैं तो भूगलित पदार्थ या मैग्मा पृथ्वी की ओर ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। जिस स्थान पर पपड़ी पृथ्वी की भूपर्पटी कमजोर होती है, उसे वो तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। तो ये क्या है? ज्वालामुखी। तो इसमें जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी वह प्रक्रिया है, ज्वालामुखी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टान या मैग्मा भूपर्पटी पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? भूपर्पटी पर आ जाता है। ठीक है, तो जब तक पिघली हुई चट्टानें भूपृष्ठ के नीचे रहती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? मैग्मा। जब तक ये पिघली हुई चट्टानें भूपृष्ठ के नीचे रहती हैं तब तक ये कहलाती हैं मैग्मा। और जब यही यह पिघला हुआ भू पदार्थ भूपृष्ठ के ऊपर प्रकट होता है तो यह कहलाता है लावा। क्या कहलाता है? लावा। तो लास्ट क्लासेस जिसने देखी है उसे समझ में आ रहा होगा कि ज्वालामुखी का विस्फोट किस तरह से होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले कुछ ज्वालामुखी में बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं चट्टानों के। इन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इन बड़े बड़े टुकड़ों को कहा जाता है बम्ब। क्या कहा जाता है? बम्ब। तथा मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले भी कुछ टुकड़े निकलते हैं। तो इन छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? लैपली। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। फैक्ट्स भी आपको लिखा दिए जाएंगे इससे संबंधित, जो मेन आपको याद रखने हैं। तो बम्ब और लैपली। अब बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं उनके विषय में। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? आप बताइए। सबसे पहले याद रखिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो गैसेस निकलती हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है जल वाष्प की। लिखना चाहे लिख लीजिए। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा होती है जल वाष्प की। जल वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड आदि का महत्वपूर्ण योग होता है। ठीक है, जल वाष्प सबसे ज्यादा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योग होता है। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं। क्लासिफिकेशन बहुत तरह के हैं, अलग अलग आधार पर किए गए हैं। तो जो ज्वालामुखी का लावा होता है
उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है। इस आधार पर ज्वालामुखी का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के लावा या होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अम्लीय लावा। कौन सा? अम्लीय लावा। इसे हम एसिडिक लावा भी कहते हैं, और एसिड लावा, ठीक है। और दूसरा होता है, लिखते चलिए जिसे लिखना है, क्षारीय लावा या बेसिक लावा। बेसिक लावा। अब जो अम्लीय लावा या एसिड लावा होता है वो अत्यधिक चिपचिपा और गाढ़ा होता है, और इसमें सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। कैसा होता है? चिपचिपा और गाढ़ा, इसमें मात्रा सिलिका की अधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होंगे उनका जमाव या उनका फैलाव ज्यादा नहीं होगा। क्या होगा? उनका फैलाव ज्यादा विस्तृत नहीं होगा। गाढ़ा है, चिपचिपा है, थोड़ा बहकर रुक जाएगा। दूसरा है जो क्षारीय या बेसिक लावा, यह पतला तथा हल्का होता है और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। क्या होती है? पतला और हल्का, सिलिका कम, तो इसका फैलाव भी क्या होगा? अधिक होगा। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। आपको बताया जा चुका है कि आपकी लास्ट क्लास के लेक्चर्स, और क्लास लेक्चर्स का ये नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके जो भी चल रहा है और भी आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन सभी के लेक्चर्स पर आपसे कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है, तो प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ज्वालामुखी में विस्फोट के अनुसार, या जो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, अगर उस बेसिस पर क्लासिफाई करें तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। फैक्ट्स भी आपको लिखाते चल रहे हैं ताकि बाद में ये आपको दुविधा ना रहे कि हमें कहीं और भी कुछ जाकर देखना है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी कैसा होता है? यह ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें रुक रुक कर समय समय पर विस्फोट होता रहता है या उद्गार होता रहता है। इस प्रकार का ज्वालामुखी कौन सा होता है? सक्रिय ज्वालामुखी। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और उनकी लोकेशंस बताई जा रही हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लिखते चलिएगा। सबसे पहले लिखिएगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली, यह ज्वालामुखी लिपारी द्वीप, कहां पर? लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर। लिपारी द्वीप भूमध्य सागर पर स्थित है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है किलायु। किलायु, किलायु कहाँ है? यूएसए का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, नाम सुना होगा आपने। तो ये हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट कीजिए, माउंट एटना। माउंट एटना,
यह कहाँ है? यह है सिसली। सिसली ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इटली। इटली, यहां से आपकी सोनिया गांधी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखिए, मोना लोआ। मोना लोआ, इन सब की लोकेशंस महत्वपूर्ण है। जो आपको बताया जा रहा है वही चीज दी जा रही है जो इंपॉर्टेंट है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? यह है हवाई द्वीप यूएसए पर। हवाई द्वीप यूएसए पर। नेक्स्ट, माउंट कोटापैक्सी। कोटापैक्सी, यह कहाँ है? यह है इक्वाडोर। एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत ब्रैकेट में लिख लीजिए इक्वाडोर। इसके आगे लिख लीजिएगा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, फ्यूजियामा। लोकेशंस महत्वपूर्ण हैं। फ्यूजियामा ये कहाँ है? ये है जापान में। कहाँ? जापान में। एक और महत्वपूर्ण लिखिए, ओजस डेल सलाडो। 7 नंबर लिखिएगा, ओजस डेल सलाडो। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह कहाँ है? यह भी एंडीज पर्वतमाला में है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। यह कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। एक लाइन और लिख लीजिएगा याद रखने के लिए कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? सुषुप्त ज्वालामुखी। ये क्या होता है भाई? ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हैं पर कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हैं पर कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसमें आपको कौन कौन से याद रखने हैं? इसमें बेसिक आपको 3 ज्वालामुखी मेन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है विसुवियस। विसुवियस, यह कहाँ है? नाम सुना है पहले आप लोगों ने? यह है इटली में। कहाँ है? इटली। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें क्राकाताओ। क्राकाताओ ये है इंडोनेशिया में। और तीसरा है मेयन या मेयोन, दोनों ही लिखे मिलेंगे आपको। मेयन ये है फिलीपींस में। कहां पर? फिलीपींस में। यहां तक कोई समस्या? इनकी लोकेशन रट लीजिए, याद कर लीजिए। और याद रखिएगा, छोटा एग्जाम हो या बड़ा, क्वेश्चन सब में आएंगे। सही जोड़े मिलाने को आ सकते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिए। नेक्स्ट डालेंगे आप तीसरे ज्वालामुखी जो होते हैं,
वो होते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। कौन से? मृत या शांत ज्वालामुखी। ये क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ तथा भविष्य में भी किसी विस्फोट की संभावना नहीं है। क्या? ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ और भविष्य में भी किसी विस्फोट की संभावना नहीं है। वो ज्वालामुखी कौन से होते हैं? मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पहला देखिए, माउंट किलिमंजारो, नाम तो सुना ही होगा। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ है? ये है कीनिया में, केन्या या कीनिया में। लिख लेंगे? लिखूं? कीनिया में। अगला है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो ये कहाँ है? इसकी लोकेशन है इक्वाडोर। कौन सी? इक्वाडोर। तीसरा महत्वपूर्ण है पोपा। पोपा लोकेशन म्यांमार। लोकेशन म्यांमार। नेक्स्ट है वो है देवबंद। देव कहाँ बंद है? देवबंद है ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एकांकागुआ। एकांकागुआ यह है एंडीज पर्वत पर। कहाँ है? एंडीज पर्वत पर। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कृपया कि यह जो ज्वालामुखी है यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। एक चीज और याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख भी लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, यहां तक ठीक है सर? गया अंदर या ऊपर से गया? अब एक हेडिंग बनाइएगा छोटा सा, कुछ अन्य ज्वालामुखी। लोकेशंस इंपॉर्टेंट है इसलिए वो भी आपको लिखाई दे रहे हैं। जो प्रिंटेड आपको मिलेगा उसे आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हमारी समझ से बाहर है। आप ही नहीं, कोई नहीं पढ़ता, पहले भी दिए जाते हैं रहे हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। जो क्लास में पढ़ लिया वो पढ़ लिया, घर जाके उन पन्नों को कोई नहीं उठाता। ठीक है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण ज्वालामुखी में कौन सा? पोपोकैटिपिटल। पोपो कैटेपिटल नाम है। हाँ, पोपो कैटेपिटल। ये कहाँ है? ये है मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको में। दूसरा है कटमई। कटमई यह कहाँ है? यह है अलास्का। कहाँ? अलास्का। माउंट शस्ता। माउंट शस्ता यह है यूएसए में। माउंट ताल।
माउंट ताल, ये है ईरान में। कहाँ है? ईरान में। एंड लास्ट कोलिमा, कोलिमा मैक्सिको। कहाँ है? मैक्सिको। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कोल्ड्रा का कुछ सुना है? कोल्ड्रा, कोल्ड्रा। चलिए हेडिंग बनाइए आप छोटा सा, कोल्ड्रा लेक। कोल्ड्रा लेक, ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि ज्वालामुखी का जो मुंह होता है कप के आकार का, उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। जो ज्वालामुखी का कप के आकार का मुंह होता है उसको कहा जाता है क्रेटर। जब इस क्रेटर या कोल्ड्रा, दोनों ही कहा जाएगा इसे, जब इस कप में या कोल्ड्रा में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या कोल्ड्रा लेक या क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। इसके कप को क्या कहते हैं? क्रेटर या कोल्ड्रा। जब कभी कोल्ड्रा या क्रेटर में पानी भर जाता है तो ज्वालामुखी झील या कोल्ड्रा लेक या क्रेटर झील का निर्माण होता है। ये समझ में आया? चलिए एक और छोटा सा हेडिंग बनाइए, धुआंरे। धुआंरे, ये धुआंरे क्या होता है? धुआंरे कह सकते हो कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था है जिसमें गैसों का जलवाष्प निकलता है। ऐसे समझिए, कहीं कहीं इस स्थान पर बहुत सारे छेद होते हैं पृथ्वी में, उस स्थान से लगातार धुआं निकलता रहता है। ठीक है, किसी स्थान पर बहुत सारे छेद होते हैं, उन छेदों में से लगातार धुआं निकलता रहता है, उसे कहा जाता है धुआंरे। लिख लीजिए कि यह ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था है जिसमें यह ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था है जिसमें गैसों का जलवाष्प निकलता है। अलास्का के कटमई पर्वत को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा, अलास्का के कटमई पर्वत को धुआंरे की घाटी कहा जाता है। धुआंरे की घाटी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ईरान का कोह सुल्तान धुआंरे, कोह सुल्तान धुआंरे तथा न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरे भी प्रसिद्ध है। व्हाइट द्वीप का धुआंरे भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चीज एक और याद रखिए, गंधक युक्त धुआंरे को, गंधक जो होती है अगर धुएं में वो भी मिक्स होके आ रही है तो गंधक युक्त धुआंरे को क्या कहा जाता है? कहा जाता है सोलफ ताल। आ चुका है क्वेश्चन, सोलफ ताल। ठीक है, यहां तक समस्या कोई किसी प्रकार की? आगे चलें, आज ये टॉपिक खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है गेसर।
बचा ही नहीं है ज़्यादा। ये लास्ट है आपका गेसर, नाम सुना है इसका? लिख लीजिए गेसर। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये क्या होता है फुब्बारे जैसा समझिए। यह गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जहां से समय समय पर गर्म जल की फुहार निकलती रहती है। लिख लीजिए, यह गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जहां से समय समय पर गर्म जल की फुहार निकलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण जो गेसर है वो कौन सा है? यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क। कौन सा? यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहां पर ओल्ड फेथफुल, यहां पर ओल्ड फेथफुल गेसर महत्वपूर्ण है, विश्व प्रसिद्ध है ये। कौन सा? ओल्ड फेथफुल गेसर विश्व प्रसिद्ध है। तो ज्वालामुखी में आपको इतना ही जानना है। ये टॉपिक भी आप रिवाइज कीजिएगा घर जाकर, कोई आपत्ति समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है? तो आज इस क्लास में आपके लिए यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे आगे मुलाकात करेंगे और आगे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।